Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले तो मैटर वर्ड का मतलब क्या है वो समझते हैं। मैटर वर्ड का मतलब होता है कि जो भी हम लोग को आजू बाजू, यही लेसन में हम लोग इंट्रोडक्शंस में वही समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आजू बाजू जो चीज़ें देख रहे हैं, हमारी आजू बाजू जो भी दिख रहा है आपको, अलग अलग वेराइटी ऑफ अ शेप में भी कबर्ड हो सकता है, मे बी डेस्क हो सकता है, मे बी बोर्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट शेप, साइज़ एंड टेक्सचर्स की बनी हुई है। एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में है, मतलब आपको जो भी यूनिवर्स में जो भी मटेरियल देखने को मिलेगी, साइंटिस्ट उसको नेम देते हैं मैटर। एक्चुअली जो हवा भी हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, वो भी मैटर है। फूड जो हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट, एनिमल, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है। इवन जो बारिश की बूंदें, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश की बूंदें जो है वो भी एक मैटर है। सैंड जो है उसके सारे पार्टिकल्स भी मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी, एज हम लोग आजू बाजू देखेंगे तो हम लोग को पता पड़ेगा कि हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, इवन मैं भी मैटर हूँ, क्योंकि मैटर का डेफिनेशन यहाँ पे शो करा हुआ है उन्होंने। दैट इज़ एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम और अ मास, उसको बोलेंगे मैटर। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का अपना वजन हो और वो जगह ऑक्यूपाई करता हो, जगह रोकता हो, और उसका पर्टिकुलरली वॉल्यूम हो या मास हो। वॉल्यूम वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर वो लिक्विड हुआ तो वॉल्यूम यूज़ करेंगे, अगर सॉलिड हुआ तो मास यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास एंड वॉल्यूम और अ वॉल्यूम। एक्चुअली पहले के ज़माने में जो ह्यूमन बींग थे, ये आजू बाजू की चीज़ों को दे हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आजू बाजू की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तब जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को 5 फॉर्म में, 5 बेसिस पर क्लासीफाई कर लिया था। उन्होंने उनको नाम दिया था एज अ पंचतत्व। पंच तत्व। ओके, पंच तत्व का मतलब हो गया, हम लोग को पता ही, हम लोग सब इंडियन है। सो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, सब के सब एक्चुअली पंच तत्वों में आते हैं। एक्चुअली उनके हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग भी एक्चुअली ये 5 तत्वों से ही बनी है। एंशियंट ग्रीक जो फिलोसोफर थे, एक्चुअली वो एक अलग टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल लेके आए, वो हम लोग देखेंगे। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया हुआ है, 2 प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, दैट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अ केमिकल प्रॉपर्टी। ये पूरे लेसन में हम लोग यही एस्पेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरे सब्सिक्वेंट चैप्टर में। पहले देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर मतलब मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे क्या लगता है, दैट इज़ अ फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। पहले देखें, मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। बहुत पहले के टाइम में एक्चुअली 2 स्कूल ने सोचा कि दे हैव एक्चुअली, पहले के ज़माने में 2 स्कूल हैव थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर। उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें 2 मैटर के लिए मैं बता सकती हूँ, वो देखते हैं। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ वुड। एक स्कूल ने सोचा सपोज टू बी मैटर है एक ब्लॉक है वुड का, वेर एज दूसरी स्कूल ने सोचा कि जो मैटर है वो सैंड जितना छोटा है। मतलब आप देख रहे हो दोनों स्कूल ने क्या सोचा। एक ने सोचा कि वो सॉलिड फॉर्म में है, मीन्स वो फिज़िकल फॉर्म में है। फिज़िकल फॉर्म में मीन्स उसका एक अपीयरेंस होगा, उसका एक शोइंग वे होगा। और दूसरा एक कि वो जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। एक एक्टिविटी करके, परफॉर्म करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। 1.1 एक्टिविटी में बोला है कि आपको 100 मिलीलीटर वाटर लेना है एक बीकर में, उसको हाफ तक भर देना है पानी से, और फिर उसका जो लेवल है, वाटर का लेवल, उसको आपको मार्क कर देना है। अभी नाउ डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है आपको उसको डिज़ोल्व करनी है। ग्लास रॉड के थ्रू उसको हिला के स्टीयर करना है एंड फिर देखना है थोड़े लेवल के बाद आपको देखिएगा पानी का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन पुट आउट किया है कि जो एक्चुअली जो वाटर लेवल होगा उसका क्या होगा, और वो जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्ट और शुगर के, वो कहाँ डिज़ोल्व हो गए होंगे। सो एक्चुअली मैं आपको ये बता दूँ कि जो पानी होंगे उनके मॉलिक्यूल के बीच में जगह होती है। आपको एक डायग्राम शो करके बताती हूँ कि ये सपोज भी ये पार्टिकल्स हैं। आप देख रहे होंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी जगह है, लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी जो जगह होगी उसमें जो मैंने सॉल्ट या शुगर डाल दिया होगा
वो जगह रोक लेगा और उसकी वजह से वो कहीं डिसअपियर हो जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली वाटर लेवल तब इंक्रीज़ होगा जब मैं एक्सेस सॉल्ट डाल दूंगी उसकी कैपेसिटी के ऊपर, पर यहाँ पे मैं सिर्फ 1 ही स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ तो उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा, उसका लेवल वही रहेगा, बट उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी उसमें वो फिल्ड आउट हो जाएगा और इस हिसाब से वो इवनली थ्रू आउटली स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं 1.1.2 हाउ द स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। उसके लिए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं, दैट इज़ अ 1.2। आपको 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं और एक 100 ml वाटर लेना है बीकर में और उसमें डाल देना है। ये सोल्यूशन आपको एक्चुअली 10 ml इसका जो सोल्यूशन है टेक आउट द, उसमें से आपको 10 ml सोल्यूशन निकाल देना है, तो 90 ml ऑफ अ क्लियर वाटर लिखा हुआ है। टेक आउट द अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ द क्लियर वाटर। आपको दूसरा 90 ml पानी डालना है, उसमें से जो प्रीवियस जो हम लोगों ने 2-3 क्रिस्टल डाल के जो 100 ml पानी में जो डाला हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें से 10 ml निकाल के वो क्लियर वाटर में डालना है। देन वापस से उसमें से 10 ml निकाल के दूसरे 90 ml पानी के अंदर क्लीन वाटर के अंदर डालना है। कि डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन 5 to 10 टाइम्स आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो आपको क्या मिलेगा पता है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे शो करता है कि एक्चुअली ये जो पोटेशियम परमैंगनेट कलर जो है वो पर्टिकुलरली पहले बीकर में आप देखने जाओ तो आपको एकदम पिंकिश कलर का दिखेगा। जैसे ही वो दूसरे में जाएगा तो लाइट कलर होता जाएगा, लाइट कलर होता जाएगा, लाइट कलर होता जाएगा। मतलब जो पार्टिकल्स है इट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, और स्मॉलर पार्टिकल्स में मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगी, और पार्टिकल्स जो होंगे वो कितने छोटे हैं कि वो जो पिंक कलर है वो ऐसे कंटिन्यू आगे के बिकर में जा रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये होगा कि देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स जो एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में होंगे, जो ये इसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करता जाएगा। एक पोजीशन तब आ जाएगी एंडिंग में कि वो फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाएगा। इससे पता पड़ेगा कि वो कितना, मतलब अब देखने जाओ तो कितना छोटा पार्टिकल्स है, उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तब जाके उसका जो कलर है वो लाइटिश रह जाएगा। ये जो सेम एक्टिविटी है, आप सेम एक्टिविटी 2 ml ऑफ द डेटॉल से भी कर सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे। ओके, एंड जो स्मेल होएगी उससे आपको डाइल्यूशन उसका पता पड़ेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो मैटर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे देखने से क्या पता पड़ता है कि कैसे होने चाहिए। पहला है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। आपने 1.1 और 1.2 एक्टिविटी में देखा ही कि सॉल्ट और शुगर का एग्जांपल दिया था हम लोगों ने 1.1 में। 1.2 में हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल्स दिया था कि जो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। वैसे ही टी है, कॉफ़ी है, लेमनेड है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर की जो पर्टिकुलर जो स्पेस होती है उसके अंदर घुल मिल जाता है, एंड दिस शोज दैट देयर इज अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ताकि वो डिजॉल्व हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, एक एक्टिविटी बता रही हूँ। 1.3 पुट इन अनलिट इंसेंस स्टिक्स। आपको अगरबत्ती लेनी है, यस, इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती लेनी है। आपको स्कूल की क्लास में एक कॉर्नर पे जला के रख देनी है। आपको क्या फील होगा, मतलब आपको फिर लाइटन करनी है, उसको लाइटन कर दी, एंड व्हाट हैपन, डू यू स्मेल द सिटिंग्स एट द डिस्टेंस? येस, ऑब्जर्वेशन में बता देती हूँ कि अगर आपने एक कोने में जलाई है तो आपको पूरे रूम में उसकी स्मेल देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर रिलाई कर रहे होते हैं। जब ये जो गैसेस होते हैं ये पार्टिकल्स के साथ मिक्सड अप हो जाते हैं तो उसके पीस में जो भी स्पेस होती है वहाँ पे वो पार्टिकल्स, इंसेंस स्टिक से निकले हुए पार्टिकल्स वहाँ पे मिक्सड अप हो जाते हैं। उसकी वजह से पूरे जो रूम में है उसकी स्मेल आती है। 1.4 के बारे में देखते हैं। आपको 2 ग्लास लेने हैं या फिर 2 बीकर लेने हैं, पानी से फिल अप कर देना है। उसके अंदर आपको ब्लू या रेड इंक, आपके पास जो इंक है वो अवेलेबल है वो डाल देनी है। साइड ऑफ अ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम इन द सेकेंड बीकर। और एक बीकर में आपको कलर का एक ड्रॉप डालना है ब्लू या रेड इंक का, और दूसरे बीकर में आपको डालना है हनी। थोड़ी देर के लिए आपको उसको डिस्टर्ब करे बिना रहने देना है। इट्स जस्ट लीव देम और अनडिस्टर्ब। अभी उसको ऑब्जर्वेशन देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? तो वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा पूरे सोल्यूशंस में आप देखोगे तो। और जो हनी होगा वो क्या करेगा पता है, वो नीचे बैठ जाएगा, हनी बॉटम में जाके बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1.5 ड्रॉप अ क्रिस्टल्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट और द पोटेशियम परमैंगनेट इन ग्लास ऑफ अ हॉट वाटर। आपको गर्म पानी लेना है एक बीकर में, उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक थोड़ा सा ड्रॉप डालने हैं, एंड फिर अनदर कंटेनर में आपको ठंडा पानी डालना है।
थोड़ा भी हिलाना नहीं है ये सोल्यूशंस को, वो क्रिस्टल्स को आपको सेटल डाउन होने देना है पहले स्टार्टिंग में। तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा आप देखोगे तो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक्चुअली जो गर्म पानी होगा ना वो क्रिस्टल्स को बहुत जल्दी ज़्यादा पिघाल देगा कंपेयर टू कोल्ड वाटर। सो टेम्परेचर डू एग्जिस्ट, टेम्परेचर डू मैटर टू द सब्सटेंस जिसके साथ हम लोग केमिकली रिएक्शंस कर रहे हैं। अगर जो हम लोग स्लाइटली अगर उसको गर्म कर दे तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पार्टिकल्स जो मैटर के होंगे इससे ये पता चलता है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो दे पोजेस, वी कॉल इट काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है जैसे ही बढ़ता है तो ये पार्टिकल्स है थोड़ा फास्ट मूव आउट होना स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन से कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसके लिए पार्टिकल्स का मूव होना भी इंक्रीज़ हो गया है, जो हमारे गर्म पानी के केस में हुआ। एक्चुअली दो जो ऊपर एक्टिविटी हम लोगों ने तीनों एक्टिविटी जो देखी उससे हम लोग को ऑब्जर्वेशंस में ये मिला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप से ही। दे डू नॉट सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है ऑलरेडी, और उसी के स्पेस को यूज़ करते ये जो सारे एक्टिविटीज़ है वो पॉसिबल हो पाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ अ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और वो अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। वो प्रोसेस को साइंस में डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। हम लोगों ने देखा कि कैसे ये जो पूरी डिफ्यूजन मेथड है जो वो गर्म पानी में होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाने की वजह से वो फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को एक दूसरे से। एक्टिविटी 1.6 में एक एक्टिविटी देखते हैं, प्ले दिस गेम। एक्चुअली यहाँ पे एक गेम बताई हुई है जहाँ पे आपको पूरी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। पहले ग्रुप को एक दूसरे को होल्ड करना है फ्रॉम द बैक, जहाँ पे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, एंड उनके जो आर्म है वो लॉक कर देना है, बीयू डांस जैसे करते हैं, नीचे आपको 1.3 फिगर में दिख रहा होगा। सेकेंड ग्रुप को एक दूसरे को होल्ड करना है बाय हैंड, हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना देनी है। थर्ड ग्रुप को वो चेन बाय टचिंग देयर ओनली फिंगर टिप, उनको वो चेन बनानी है फिंगर टिप टच करके। और जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स को शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1। तो आपको क्या लगता है कौन सी ह्यूमन चेन है वो जल्दी टूट जाएगी? मैं यहाँ पे ये बता दूँ, जो बैक से टच है वो मेरी सॉलिड है, जो हैंड से टच है वो मेरी लिक्विड है, और जो गैस से टच है मतलब जो फिंगर टिप से टच है वो मेरी गैस है। सो अगर वो जो फोर्थ ग्रुप आएगा तो मैं उसका आंसर आपको ये बता देती हूँ कि जो सॉलिड वाली चेन होगी, जो फर्स्ट वाली चेन होगी पहले ग्रुप की, वो टूटने में थोड़ी देर लगेगी। सेकेंड वाली को थोड़ा एफर्ट करेंगे तो टूट जाएंगी, लेकिन जो थर्ड चेन है वो ईजिली धक्का मारने से टूट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1.7 में, टेक एन आयरन नेल। आपको एक आयरन का नेल लेना है, चौक लेना है, रबर बैंड लेना है, उनको हैमर से कटिंग या स्क्रैचिंग से आपको उसको ब्रेक करना है। सो आप देखेंगे तो आयरन नेल्स आपको हैमरिंग से टूट जाएगा, पीस ऑफ चौक सिर्फ स्ट्रेचिंग से ही टूट जाएगा, सॉरी कटिंग से टूट जाएगा, और रबर बैंड है आप स्क्रैच बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगी। 1.8 में देखते हैं एक्टिविटी में, आपको ओपन करना है वाटर टैप। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ अ वाटर विद योर फिंगर टिप। आपको ये उंगली से वो वाटर स्ट्रीम्स को ऐसे काटने की कोशिश करनी है। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ अ वाटर? नो, कभी नहीं होगा वो। उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऐसे फ्रीली मूव आउट हो जाएंगे, तो आपका जो फिंगर है वो ईजिली अंदर बाहर आप कर पाओगे। ये जो सारी एक्टिविटी हम लोगों ने देखी, इससे ये पता पड़ता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। मैंने बोला सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में के बीच में थोड़ा कम होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, और गैस के फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस होता है वो थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं 1.3। और डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर एक्चुअली हमारे अराउंड होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं, और एक्चुअली हम देखने जाए तो हमारे यहाँ अर्थ पे 3 स्टेट्स अवेलेबल है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये जो स्टेट है वो एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ मैटर के वेरिएशंस की वजह से देखने को मिलते हैं। लेट्स अस स्टडी दिस। 1.3.1 में हम लोग सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी देखते हैं। आपको कलेक्ट करने आर्टिकल जैसे कि पेन, बुक, नीडल्स, पीस ऑफ अ थ्रेड, स्क्रैच शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स। आप स्क्रैच करोगे इन स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। आपको उसको नोटबुक पे रखना है और उसका ऐसे स्क्रैच कर लेना है, मतलब बुक में। डू ऑल हैव अ डिफाइनेड शेप? येस, आप देखने को मिलेंगे कि उसका जो शेप है वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड है, उसका शेप सेम है, उसका वॉल्यूम भी सेम है,
वॉट हैपन इफ़ द हैमर पुल ड्रॉप्ड, ऑब्वियसली उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा फोर्स डालना पड़ेगा, मतलब दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द हाइएस्ट. Are they capable of the diffusing into each other? No ways, they do not diffuse with each others. नेक्स्ट इज़ दैट ट्राई कंप्रेसिंग दैम. आप कंप्रेस करने की उसको ट्राई करोगे, दबाने की ट्राई करोगे तो आपको बहुत फोर्स लगेगा, फिर भी वो दब नहीं पाएगा. ऑल दिस जो एग्जाम्पल हम लोगों ने दी है वो सॉलिड है. कैन यू ऑब्जर्व ऑल दिस हैव अ डिफाइनाइट शेप. हाँ, उसकी डिफाइनाइट बाउंड्री है, डिफाइनाइट शेप है और फिक्स वॉल्यूम है एंड कंप्रेसिबिलिटी एकदम कम होती है. सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन इज शेप. बाकी की एक्चुअली देखने जाए तो सॉलिड के सारे जो शेप होते हैं वो अपनी शेप की जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन करने में सक्सेसफुल होता है. सॉलिड एक्चुअली टूट जाता है अगर बहुत ज़्यादा उसको आप प्रेशराइड करो, अदरवाइज इट्स अ वेरी रिजिड. नीचे से कंक्लूजन से ये पता पड़ता है जो सॉलिड है, ये हम लोगों ने एक्टिविटी देखी, वो फिक्स शेप में है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं. नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है. व्हाट अबाउट द रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग. येस, रबर बैंड चेंजेस शेप. अगर आप बहुत ही फोर्स करो और वापस आप छोड़ दोगे तो वो अपना जो शेप है वापस वो रिगेन कर देगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से उसका जो शेप है वापस से रिटर्न हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार्स एंड टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सोल्ड. एक्चुअली शेप ऑफ द ईच जो इंडिविजुअल शुगर जो होगी या फिर सॉल्ट क्रिस्टल होगी वो सेम रहेगी. एक्चुअली व्हेन इट टेक आउट द हैंड तो प्लेट में या फिर जार में उसके मॉलिक्यूल सेम ही रहेंगे, उनके शेप्स के साइज़ और सब सेम ही रहेगा. थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड येट आर एबल टू कंप्रेस. एक्चुअली सॉलिड स्पॉन्ज जो हम लोग जो ऐसे स्पंज जैसा चीज़ आता है वो जो होता है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, क्या है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई क्यों है जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है. एक्चुअली जो स्पॉन्ज होते हैं ना उसके अंदर माइन्यूट होल्ड होता है और इन विच जो एयर ट्रैप्ड होती है, जब हम उसको प्रेस करते हैं ना तो एयर बाहर की तरफ डायरेक्शंस में मूव आउट कर देती है. उसकी वजह से वो एक्सपेल आउट होने की वजह से वो स्पॉन्ज हम लोग प्रेस कर पाएंगे और वापस से जब हम लोग छोड़ते हैं तो वो एयर वापस से आ जाती है. आजू बाजू अवेलेबल जो एयर होती है उसकी वजह से हम लोग वापस उसकी रिटेन कर पाएंगे उसकी साइज. तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो स्पॉन्ज है वो भी सॉलिड है. अब पढ़ते हैं 1.3.2 द लिक्विड स्टेट. आपको कलेक्ट करना है वाटर, कूलिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड द कोल्ड ड्रिंक और कंटेन ऑफ अ डिफरेंट शेप लेना है. 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर. आपको एक कंटेनर पे 50 ml का मार्क कर देना है. आपको उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हो. व्हाट विल हैपन इफ़ द लिक्विड्स आर स्पिल इनटू द फ्लोर. बट ऑब्वियस आप जब इसको स्पिल करोगे फ्लोर पे तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा. आप 50 ml के जब मेजरमेंट वाले कंटेनर में डालोगे तो वो पर्टिकुलरली वो शेप ले लेगा. आप देखोगे तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होगा. जब आपने कंटेनर में डाला होगा, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो शेप में उसका शेप बन जाएगा, लिक्विड का वही शेप बन जाएगा. तो इससे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो लिक्विड है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम लोगों ने 50 ml नापा तो वो 50 ml ही रहेगा एट दी एंड. एंड एक्चुअली जो शेप होगा वो जो भी सब्सटेंस में जो भी कंटेनर में डालेंगे वो पर्टिकुलरली वो कंटेनर का शेप ले लेगा. लिक्विड फ्लो होता है और चेंज करता है उसका शेप. सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं है और इट्स अ फ्लूइड. हम लोगों ने 1.4 1.5 एक्टिविटी में देखा तो जो सॉलिड एंड लिक्विड है it's diffused into the liquid. Gas from the atmosphere diffuse and dissolve in the water also. And this gas especially oxygen and carbon dioxide, हम लोग को पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन और आप देखने जाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस डिसॉल्व मिलते हैं आपको. एंड जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे जो क्रिएचर है उनको ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है. वैसे ही एक्वेटिक एनिमल जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उससे सांस लेते हैं. सो वी कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो भी है वो डिफ्यूज़ करते हैं लिक्विड में. पर एक्चुअली जो उसकी डिफ्यूजिबिलिटी है लिक्विड की एक्चुअली सबसे ज़्यादा है. दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव आउट करते हैं एंड उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है. इसीलिए कंपेयर टू सॉलिड स्टेट की कंपैरिजन में लिक्विड हम लोग बोलेंगे कि वो डिफ्यूजिबिलिटी उसकी ज़्यादा है. अब देखते हैं 1.3.3 गैसियस स्टेट्स. हम लोगों ने कभी देखा है बलून को जब फिल हो जाता है पूरे एयर से, बलून जब फुलाते हैं तब हम लोग उसके बारे में इंक्वायर करते हैं. दैट इंक्वायर फ्रॉम इज हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम द वन सिलेंडर.
तो उसको आपको क्वेश्चन जाके पूछना है. दैट इज़ ऑल सिंपल क्वेश्चंस. ऑब्वियसली सिलेंडर के साइज़ आते हैं, मे बी 20 लीटर और 50 लीटर वैसे करके सिलेंडर अवेलेबल होते हैं मार्केट में. एक्टिविटी 1.11 देखते हैं. आपको 100 ml सिरिंज लेना है. नीचे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है. क्लोज दैट नोजल बाय द रबर कॉक एज शोन इन देन फिगर 1.4. और आपको उसको बंद कर देना है कॉक से. रबर कॉक नीचे दिखाया आपको पिक्चर में, रबर कॉक से बंद कर देना है. फिर आपको ये जो पिस्टॉन है ऊपर का वो निकाल देना है. लिविंग द सिरिंज अनटच. थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा भी टच नहीं करना है. पानी भरना है उसके अंदर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ द चॉक इन द थर्ड. आपको इन शॉर्ट 3 सिरिंज लेनी है. एक सिरिंज को रबर कॉक से बंद कर देना है, दूसरी सिरिंज में आपको पानी भरना है और तीसरे में चॉक डालनी है. इंसर्ट द पिस्टॉन. अभी आपको पिस्टॉन्स ऐड करनी है और आपको प्रेशर अप्लाई करना है. तो आपको क्या देखेगा, आप देखेंगे मिलेंगी. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो चॉक जो है वो यहाँ पे हमारा सॉलिड का काम करेगा, जो पानी है वो लिक्विड का काम करेगा, और जो हम लोगों ने खाली छोड़ा ना वो हवा का काम करेगा. आप देखोगे तो मैं हवा को ईजिली दबा पाऊँगी. दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी हवा की होगी वो ज़्यादा होगी. सॉलिड को थोड़ा दबाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और लिक्विड भी थोड़ा कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा ईजिली दब जाएगा, कंप्रेस हो पाएगा. ओके, सो हम लोग का ऑब्जर्वेशन ये होगा कि गैसेस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. जो एलपीजी अवेलेबल है, दैट इज़ अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर के अंदर भरता है, जो हमारे घर में कुकिंग ऑयल के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है एक्चुअली. ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, वहाँ पे गैस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल फॉर्म में होते हैं. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज़ अ सीएनजी, जो हम लोग आजकल फ्यूल एज अ यूज़ करते हैं गाड़ी में, vehicles में. ड्यू टू हाई compressibility, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी compressed into द स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली. एक्चुअली गैस की जो सॉल्यूबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको सिलेंडर में भर के, लार्ज क्वांटिटी वाला वॉल्यूम वाला भर के हम लोग उसको इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं और भर भी सकते हैं. वी कम टू नो दैट वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विद इन इवन एंटरिंग दैट. एक्चुअली जब भी किचन में खाना बनता है तो हम लोग किचन में नहीं बैठे हो, फिर भी थोड़े दूर बैठे हो, तो हम लोग को पता पड़ ही जाता है दूर से ही कि क्या पक रहा है, या फिर हमें एक्चुअली वो स्मेल हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंची जाती है. सो वो कैसे, जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उसकी जो एरोमा होती है, वो पार्टिकल्स आजू बाजू के जो गैस के पार्टिकल्स के साथ मिक्सड अप हो जाती है और फिर वो हमारे पास पहुंचती हैं एंड फर्दर अवे. द स्मेल ऑफ अ हॉट कुक फूड रीचेज अ सेकेंड. और जो गर्म होता है वो थोड़ी सेकेंड्स में हमारे तक पहुंच जाता है, कंपेयर टू जो डिफ्यूजन है सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में. क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म में हाई स्पीडी पार्टिकल्स मूव आउट करते हैं. गैस शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस. एक्चुअली जो गैस की प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाती है. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट द हाई स्पीड. जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं जनरली रैंडमली उनकी स्पीड हाई ही होती है. ड्यू टू रैंडम मूवमेंट जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को हीटअप करते हैं उनकी वॉल पे, एंड उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो गैस होता है वो एक्सर्ट करता है उसके बाजू वाले पार्टिकल्स की तरफ, और इस हिसाब से वो स्प्रेड आउट होता है इवनली पूरे रूम में या फिर पर्टिकुलरली पूरे एरिया में. थैंक यू.